Hello students, welcome to the learning class of Pioneer Coaching। पिछले क्लास में ग्रामर की पढ़ाई हुई थी जिसमें रिमूवल ऑफ टू की चर्चा हमने आपसे की थी। उसको आप पढ़ते रहिए और आपके पास जो भी ग्रामर का किताब हो उसमें से उसका एक्सरसाइज आप बनाते रहिए, मिलाते रहिए, ठीक है ना। किसी को कोई असुविधा हो तो हमको फ़ोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आज लिटरेचर की बारी है जिसमें लिटरेचर में हमने आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ और आई हैव ए ड्रीम, इतना हमने आपको पढ़ा दिया है। अगला चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये बर्ट्रैंड रसल का लिखा एक लेख है। बर्ट्रैंड रसल इंग्लैंड के थे और वो ऐसे व्यक्तित्व थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। बर्ट्रैंड रसल ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक लेखक थे, बल्कि बर्ट्रैंड रसल एक हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है, सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता थे, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी थे। बहुत सारी विशेषताएं उनके अंदर समाहित थी, बहुत सारे गुण उनके अंदर समाहित थे। तो बर्ट्रैंड रसल जो है इस चैप्टर में, जैसा कि नाम से ही ये जाहिर है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वो चीज़, वो विचार जो मनुष्य के विकास में उसकी मदद किए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इंसान जब इस पृथ्वी पर आया तो इसी रूप में तो आया नहीं। पृथ्वी की उत्पत्ति आप ये समझ जानते हैं कि सूर्य से एक गोला छिटका और वो गोला भी कई टुकड़ों में टूट गया और ये सारे उसके ग्रह बन गए और सूर्य की परिक्रमा करने लगे। उसी में से एक छिटका हुआ गोला ये हमारी पृथ्वी भी है, ठीक है। कालांतर में ये पृथ्वी ठंडी हुई और इस पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हुआ तो जल हुआ, और जब जल हुआ तो जीव यहाँ पैदा हुआ। जहाँ भी जल होगा जीव अपने आप पैदा हो जाता है। जीव कहीं से आता थोड़े है, जीव अपने आप पैदा हो जाता है। जहाँ भी जल होगा, जहाँ भी नमी होगी, जीव अपने आप पैदा हो जाता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि गेहूँ रखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि गेहूं हम लोग रखते हैं, लेकिन उसमें घून आ जाता है। कहाँ से आता है? कोई लाकर डालता है? नहीं। बरसात के दिनों में जब उसमें मॉइस्चर पैदा होता है तो घून अपने आप पैदा हो जाता है। कोई जानवर अगर मर जाता है तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है किसी चीज़ में, कोई लाकर डालता है? नहीं। उसमें मॉइस्चर है, जल है, जीव अपने आप पैदा हो जाता है। तो उसी तरह जब ये पृथ्वी ठंडी हुई और इस पर जल हुआ तो जीव अपने आप पैदा हो गया। तो सवाल है कि जब जीव पैदा हुआ तो इंसान ही पैदा हुआ सबसे पहले? नहीं, यहाँ जीव का धीरे धीरे विकास हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला जीव क्या आया? जेलीफिश। जेलीफिश आया, जेलीफिश के बाद अमीबा आया, उससे विकास हुआ। तब क्या आया? मछली आई। यानी शुरू में जो जीव आए इस पृथ्वी पर वो वैसे जीव आए जो केवल पानी में ही रहते थे, ठीक है। बाद में ये धीरे धीरे इसका विकास हुआ। ये विकास का क्रम है। विकास हुआ और फिर वैसे जीव आए जो पानी और सूखे दोनों में रहने लगे, जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ठीक है, सांप, मेढक, फ्रॉग, स्नेक, कछुआ। ये सारे ऐसे जीव विकसित हुए जो पानी और सूखे दोनों में रहने लगे। फिर वैसे जीव विकसित हुए जो केवल सूखे में ही रहने लगे, और कालांतर में वैसे जीव भी आ गए जो हवा में उड़ने लगे। तो ये क्या है? ये विकास का एक क्रम है। ये विकास का एक क्रम है जो धीरे 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 ये चेंज होता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो ये चेंज हुआ। जैसे आप गांव में सुनते हैं, लोग कहता है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। जब कहिएगा कि मुर्गी आई तो लोग कहेगा बिना अंडा का मुर्गी कहाँ से आई।
जब कहिएगा अंडा आया तो लोग कहेगा बिना मुर्गी आई, तो बिना अंडा का मुर्गी कहाँ से आई, और अंडा आया तो बिना मुर्गी का अंडा कहाँ से आया। सही उत्तर है कि पहले मुर्गी आई। क्योंकि जो जीव आया, जो पक्षी आए, तो उसमें एक जीव विकसित हो गया जिसमें अंडा देने की प्रवृत्ति विकसित हो गई। ठीक है ना। तो इसलिए ये विकास का क्रम है। जैसे हमारे पूर्वज बंदर थे, बनमानुष हुए और हम विकसित होकर आज मानुष हो गए हैं। तो ये क्या है, ये विकास का क्रम है। अब है कि ये विकास होने में लाखों वर्ष लगता है, और हमारा जो जीवन है ये मान लीजिए 70-80 साल का है। तो अगर एक ये साइकिल थ्योरी, इसको एक चक्र पूरा करने में अगर 5 लाख वर्ष लगता है, और हमारा जीवन है 80 साल, तो 80 साल में थोड़ा सा हिलेगा तब तक हम चले जाएंगे। तो हमको कहाँ समझ में आएगा? समझ में आएगा जो यहाँ देखेगा और फिर कम से कम यहाँ देखेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 2 लाख वर्ष लगा। तो हम देख पाए? नहीं देख पाए। इसलिए हमको ये समझ में नहीं आता है। बट नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो 24 आवर्स अपना काम कर रही है, ये कभी रुकती नहीं है, और धीरे धीरे परिवर्तन प्रकृति जो है वो करती रही है। तो इन्हीं सब बातों को रसेल जो है इस चैप्टर में लिखे हैं कि वो कौन सी चीज है जो मनुष्य के विकास में उसकी मदद किए हैं। तो इसमें रसेल ये बात कहे हैं कि मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आया तो इस रूप में तो आया नहीं। ये भी पहले जानवर जैसा रहता था, जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में रहता था, अपने को छिपाए फिरता था, बड़े जानवरों के दहशत के साए में जीता था। ठीक है। जब भी इंसान, उस समय उसको अपना भोजन तलाशना भी बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि इंसान अपने भोजन के खोज में निकलता होगा और बड़े दूसरे जानवरों का भोजन स्वयं बन जाता होगा। इसलिए इंसान का जीना उस समय बहुत दुभर रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे इंसान के अंदर चेतना का विकास हुआ, धीरे धीरे उसके अंदर बुद्धि विकसित हुई, और आज ये विकास का क्रम है कि इंसान इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर जीव आज बनकर बैठा हुआ है। ठीक है ना। और जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं, सारे जीव इंसान के दहशत में जीते हैं। इंसान इस पृथ्वी का आज मास्टर बना हुआ है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर दिमाग विकसित हो गया, उसके अंदर इंटेलिजेंस विकसित हो गया, इसलिए इंसान इस पृथ्वी पर आज मास्टर बन गया। लेकिन सवाल है कि ये सारा जो चीज इंसान माने बुद्धि विकसित हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, तो आगे चल के इंसान को बहुत सारी असुविधाएं महसूस होने लगी। तो जैसे जैसे इंसान को असुविधा महसूस होती गई, तैसे तैसे इंसान जो है वो नया नया चीज खोजना शुरू किया। जैसे मान लीजिए कि इंसान को अगर अपना बात एक दूसरे से कहने में असुविधा हुई, तो इंसान भाषा का खोज कर लिया कि हम अपनी बातों को दूसरों से तक पहुंचा सकें या दूसरों से कह सकें। तो इंसान भाषा का खोज कर लिया। उसके बाद इंसान को जब लगा कि खतरा है, तो वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था किया। सुरक्षा के लिए वो क्या किया? आग का आविष्कार किया, आग का खोज किया। ठीक है। आग से क्या हुआ? आग से उसको गर्मी भी मिलने लगी और उसकी सुरक्षा भी बढ़ गई, क्योंकि कोई भी हिंसक जानवर अगर आग जला देंगे तो आग के नजदीक नहीं आता है। तो इसलिए इंसान आग का खोज किया। ठीक है। उसके बाद इंसान जो था वो जानवर मारकर और मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था। तब क्या हुआ कि जब कोई इंसान अपने बच्चे को सुरक्षा के ख्याल से आग के नजदीक बैठाकर और उसको मांस दे दिया होगा खाने के लिए, और वो बच्चा खेल खेल में ही वो मांस का टुकड़ा आग में फेंक दिया होगा, तो हो सकता है कि उस बच्चे को बहुत डांट पड़ी होगी। क्यों? इसलिए कि उसका पिता ये डांटा होगा इस बात के लिए कि इतना हम जान जोखिम में डालकर मांस जानवर मारकर लाते हैं और ये आग में फेंक दिया, और जल्दी जल्दी वो उसको बाहर निकाला होगा और वो स्वयं खाया होगा, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चा को खराब चीज नहीं खिलाता है। तो उसको फ्रेश दिया होगा दूसरा खाने के लिए और अपने खाया होगा। तब वो पाया कि तो कच्चा से ज़्यादा बेटर हो गया है खाने के लिए। ठीक है।
एंड आफ्टर दैट द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगैन। शायद उसी के बाद खाना पकाने की लंबी प्रथा शुरू हो गई। ठीक है, जो इंसान पहले कच्चा खाता था अब वो पकाकर खाना शुरू कर दिया। इंसान को ये लगा कि हम जानवर के खोज में हम बाहर निकलते हैं और दूसरे जानवर का शिकार बन जाते हैं। तब वो क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आया, यानी इंसान जानवर पकड़ के स्वयं पालतू बनाने लगा, पालने लगा। ठीक है ना। तो ये भी उसकी समस्या दूर हुई। आगे चलकर इंसान को जब लगा कि खाना खाना है तो हम क्यों ना खाना का जो चीज़ खाना है उसको हम उपजाना शुरू कर दें। तो धीरे धीरे इंसान एग्रीकल्चर डेवलप किया, कृषि का आविष्कार किया। तो ये क्या है, ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इंसान को जैसे जैसे चीज़ों की आवश्यकता महसूस होती गई तैसे तैसे इंसान नए नए चीज़ों का आविष्कार करते गया। नहीं, ये जो कृषि का जो विकास हुआ इसमें भी बहुत दिनों तक बलि प्रथा कायम थी। लोगों को ये लगता था कि यदि छोटे बच्चों की बलि नहीं देंगे तो अन्न के देवता खुश नहीं होंगे और अच्छा अन्न नहीं उपजेगा। बहुत दिनों तक बलि प्रथा रही। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने ये खोज लिया कि नहीं, बिना बलि प्रथा के भी अन्न उपजाए जा सकते हैं या कॉटन गुड्स बनाए जा सकते हैं। और धीरे धीरे ये सारा चीज समाप्त हो गया। कहने का मतलब कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बनती जाती हैं, लोग नए नए चीज अपने अनुसार खोजते जाते हैं। जैसे फरवरी से पहले या ये कहिए मार्च से पहले कभी हम लोग ये कल्पना भी नहीं किए थे कि आपको हम लोगों को इस तरह से पढ़ाना पड़ेगा। किए थे कल्पना? आप किए थे? नहीं। हम लोग ये सोचे भी नहीं थे कि ये दिन देखना पड़ेगा कि लड़के अपने घर रहेंगे और हम लोग यहाँ कैमरा के सामने बस कैमरा को पढ़ाएंगे और आप लोग देखिएगा। ये हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन आज हो रहा है, करना पड़ रहा है। क्योंकि अब इसी की आवश्यकता महसूस हुई। जिन बच्चों को मोबाइल के लिए हम डांटते थे, आज उन्हीं बच्चों के हाथ में हम स्वयं मोबाइल पकड़ा रहे हैं कि बेटा ये मोबाइल से पढ़ो, बेटा ये मोबाइल लो। हम पूछते हैं बेटा तुम्हारे मोबाइल में चार्ज है कि करवा दे जल्दी से? नहीं। तो ये क्या है, ये आवश्यकता है। अब इसी की आवश्यकता आ गई है तो हम लोग वहीं पढ़ा रहे हैं। अब स्थिति ये बन गई है कि मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है। आज तक फर्स्ट ईयर का बैच नहीं शुरू हो पाया। लोगों का बहुत प्रेशर है। हमारे डायरेक्टर हैं तो वो अपना अलग ताने हुए हैं कि ना हम तो सेकेंड ईयर को शुरू किए हैं, वही हमारे लिए हेडक बना हुआ है, हम एक और कहाँ से मोल लें। बहुत सारे लड़के भी आ रहे हैं, डायरेक्टर इस बात के लिए तैयार नहीं है। हम लोग भी कहते हैं जब हमारा वो बात नहीं सुन रहे हैं तब आप समझिए अब वो किसका बात सुनेंगे। हमको भी झाड़ झपड़ के अलग कर दे रहे हैं कि ना हम फर्स्ट ईयर शुरू नहीं करेंगे। अब उसका एक विकल्प है कि बहुत सारे लड़कों का भविष्य मान लीजिए जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े। अब उसका एक ही उपाय है कि ये जो कमेंट बॉक्स है इसका जो हम लोग पढ़ाते हैं उसमें तुम लोग कमेंट करो कि मैंने फर्स्ट ईयर का शुरू करें, तो हो सकता है कहीं शुरू कर देंगे। तो इसलिए उनके सपोर्ट में थोड़ा आपको भी आगे आना होगा। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरा देश आया और सारा सरकार का तख्ता हिलने लगा। ठीक है, तो इसलिए आप भी थोड़ा फर्स्ट ईयर का सपोर्ट कीजिए, कमेंट कर दीजिए कि डायरेक्टर थोड़ा बात समझे इस बात को। तो खैर ये जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसमें बर्ट्रैंड रसेल जो हैं, जिनका पूरा नाम है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, 1872 में 1972 में पैदा हुए और 1872 में पैदा हुए और 1970 में डेथ हो कर गए। तो 98 ईयर्स हो जिए। ठीक है, ए ब्रिटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन। बुक देखिए, बुक पेज नंबर 41। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल
a British philosopher, historian, mathematician, advocate for social reform, pacifist, and a prominent rationalist of the 20th century, was a prolific writer. यानी बर्ट्रैंड रसेल जो 1872 में पैदा हुए और 1970 में मर गए, वो एक ब्रिटिश दार्शनिक, इतिहासकार, गणितज्ञ, सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता, शांतिवादी, जाने माने विद्वान 20वीं सदी के तो थे ही, साथ ही एक फलवान लेखक भी थे. He was also a commentator on a large variety of topics. इतना ही नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स पर उन्होंने अपने कमेंट्स भी दिए हैं. His comments on sex, marriage, politics, religion, science, psychology, philosophy, socialism, education, Christ, Marx, Buddha, and a host of other topics are pithy and full of candor. यानी उनके जो कमेंट्स जो हैं, किन के, बर्ट्रैंड रसेल के, उनके जो कमेंट्स जो हैं किस चीज़ पर, सेक्स पर, मैरिज पर, पॉलिटिक्स यानी राजनीति पर, रिलीजन यानी धर्म पर, साइंस पर, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, सोशलिज्म यानी समाज शास्त्र, एजुकेशन, क्राइस्ट यानी ईसा, मार्क्स, बुद्ध, एंड बहुत सारे दूसरे सारे टॉपिक्स पर जो उन्होंने कमेंट्स जो अपने दो दिए हैं, वो पूरी स्पष्टता और निष्कपटता लिए हुए हैं. In 1950, Russell was awarded a Nobel Prize for Literature in recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought. यानी 1950 में रसेल को नोबेल पुरस्कार भी साहित्य में दिया गया. किस आधार पर? कि जिस तरह से उन्होंने मानवीय आदर्शों का और उसके सोच का जिस तरह से अपने लेखों में समर्थन, जिस तरह से तगड़ा समर्थन किया, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार 1950 में दिया गया साहित्य में. As one of the world's best known intellectuals, Russell's voice carried great moral authority. यानी दुनिया के सबसे जाने माने बुद्धिजीवियों में से एक रसेल की जो आवाज़ जो थी, वो पूरी मतलब बुलंद आवाज़ थी, पूरी नैतिकता और ताकत लिए हुए थी. He was original and provocative in his attitude and clear and forceful in his style. यानी वो अपनी धारणा में तो ओरिजिनल थे ही, साथ ही उनका स्टाइल जो था वो एकदम स्पष्ट और प्रभावकारी था. His writings emphasize reason, intelligence, human happiness, peace and liberty. उनके जो लेख जो हैं वो फोकस मारते हैं किस चीज़ पर? रीजन यानी तर्क या बुद्धि पर, विवेक पर, इंटेलिजेंस पर, ह्यूमन हैप्पीनेस यानी मानवीय खुशी, पीस शांति एंड लिबर्टी आज़ादी पर. हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, यानी रसेल की जो बड़ी कृतियां जो हैं उसमें हैं, बाकी ये सारे उनके ये कृतियों के नाम हैं: ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज मैन ए फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस एंड वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन. ठीक है, ये सारे जो हैं ये उनके मैंने किताब के नाम हैं जो उनका ये सब मतलब राइटिंग्स है. तो ये तो हो गया बर्ट्रैंड रसेल और चैप्टर के बर्ट्रैंड रसेल के बारे में. अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है जिसमें बर्ट्रैंड रसेल जो है वो कहते हैं कि बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसीडर ए हेल्प टू मैनकाइंड. यानी इससे पहले कि मैंने हम इस पर विचार करें, उन तथ्यों पर विचार करें कि कौन सी चीज़ है जो मनुष्य के विकास में उसकी मदद किए हैं, कुछ धारणा कुछ विचार हमें अपने मस्तिष्क में लाना होगा. आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस. रसेल कहते हैं कि क्या मनुष्य की सहायता तब हुई जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई.
और when they become less like animals, या तब हुई जब वो जानवरों जैसे कम हो गए, और when they become happier, या फिर तब हुई जब इंसान ज़्यादा मतलब खुश हो गए, और when they learn to enjoy greater diversity of experiences, या फिर इंसान की मदद तब हुई जब वो अपने अनुभव के विभिन्नता को इंजॉय करना सीख लिया, और when they come to know more, या फिर तब हुई जब इंसान ज़्यादा मतलब जानकार हो गया, ज़्यादा जान गया, और when they become more friendly to one another, या फिर तब हुई जब इंसान एक दूसरे से ज़्यादा मित्रवत हो गया। I think all these things come in our conception। मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में आती हैं कब? Conception of what helps mankind, and I will say a preliminary word about them। यानी रसेल कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि जब हम इस पर विचार करते हैं कि वो कौन से चीज़ हैं जो मनुष्य की विकास में मदद किए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं, मस्तिष्क में आती हैं, लेकिन मैं इसके बारे में एक प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक शब्द कहूँगा। ठीक है, कहते हैं कि द मोस्ट इंडुबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स। यानी निसंदेह मनुष्य के विकास में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मदद किया है तो वो उसका नंबर है, वो उसकी संख्या है। There must have been a time when Homo sapiens was a very rare species subsisting precariously in jungles and caves। यानी निश्चित रूप से इंसान के जीवन में एक ऐसा समय रहा होगा जब इंसान का जीना बहुत दूभर रहा होगा, बहुत मुश्किल रहा होगा, और इंसान बड़े जानवरों के दहशत के साए में जीता होगा और अपने को कंदराओं और गुफाओं में छिपाते फिरता होगा बड़े जानवरों के दहशत से। और उस समय इंसान को हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, यानी उस समय इंसान को अपना भोजन तलाशना भी बहुत कठिन साबित होता होगा। क्यों? क्योंकि इंसान अपने भोजन के तलाश में निकलता होगा और किसी दूसरे जानवर का भोजन स्वयं बन जाता होगा। नहीं, इसलिए इंसान को उस समय अपना भोजन तलाशना भी बहुत मुश्किल साबित होता होगा। At this period, the biological advantage of his greater intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, had scarcely begun to overweight the disadvantages of his long infancy, his lessened agility as compared with monkeys, and his lack of her sweet protection against cold। यानी कहता है कि एट दिस पीरियड, यानी इस अवधि में, किस अवधि में? जब मनुष्य बहुत कमजोर था, बड़े जानवरों के दहशत के साए में जीता था, अपने को गुफाओं और कंदराओं में छिपाए फिरता था, तो उस पीरियड में मनुष्य जैविक रूप से अधिक कुशाग्र था। ठीक है, यह कुशाग्रता पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही थी। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को इंसान हैंड ओवर करते जा रहा था, देते जा रहा था, लेकिन उसके लंबे सैसौ काल बंदरों की तुलना में उसकी कमतर चपलता और ठंडे से बचाव के लिए उसके शरीर पर कम केशों का आवरण, यानी केशों का कम हो जाना। केस क्या करता है? ठंड से उसकी रक्षा करता है किसी भी जीव का। तो कम केशों का आवरण, यह सब उसकी स्थिति को कमजोर बनाए हुए थे। ठीक है, In those days, the number of men must certainly have been very small। यानी उस जमाने में मनुष्य की जो In those days, the number of men must certainly have been very small। यानी उन दिनों मनुष्य की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम रही होगी। The men used to which
throughout the ages, men have put their technical skill has been to increase the total population. यानी उस समय मनुष्य जो था अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में किया होगा. I do not mean that this was the intention, but that was the in fact the effect. मेरा ये मतलब नहीं है कि जनसंख्या बढ़ाने का मनुष्य का इरादा था, बल्कि ये समय का प्रभाव था. ये समय का प्रभाव था कि इंसान को ये करना पड़ा, यानी अपनी जनसंख्या बढ़ाना पड़ा. If this is something to rejoice, then rejoice in, then we have occasion to rejoice. कहते हैं कि अगर यदि इसमें कुछ खुश होने की बात अगर है तो हमारे पास खुश होने का अवसर भी है. We have also become in certain respects progressively less like animals. रसल कहते हैं कि कुछ मामलों में जानवरों जैसे ही हम कम विकसित भी हुए हैं. I can think in particular of two respects. First, that acquired as opposed the cognitive skill plays a continually increasing part in human life, and secondly, that assuming more and more dominates impulse. ठीक है, यानी कहते हैं कि इंसान बहुत कम विकसित रहा होगा. I can think in particular of two respects. मैं इसके दो रूपों में इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ. First, that acquired as opposed, यानी पहले अर्थ में मानव के जीवन में जैविक कौशलों की अपेक्षा अर्जित कौशलों की भूमिका बढ़ती चली गई. ठीक है. दूसरे अर्थ में अर्जित कौशल उसके आवेगों को ज्यादा से ज्यादा काबू या नियंत्रण में रखने लगे हैं. ठीक है, ठीक है ना. कहता है कि फर्स्ट दैट एक्वायर्ड एज अपोज द कॉग्निशनल स्किल प्लेज ए कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, एंड सेकेंडली, ठीक है, यानी पहले अर्थ में मानव के जीवन में जैविक कौशलों की अपेक्षा अर्जित कौशलों की भूमिका बढ़ती चली गई. एंड सेकेंडली दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स. ठीक है, और दूसरे अर्थ में अर्जित कौशल उसके आवेगों को ज्यादा से ज्यादा काबू या नियंत्रण में करने लगे. इन दीज रेस्पेक्ट्स वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स. यानी इस मामले में निश्चित रूप से हम जानवरों जैसे ही कम विकसित हुए हैं. एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर. रसल कहते हैं कि जहां तक खुशी का सवाल है मैं श्योर नहीं हूं. बर्ड्स, इट इज ट्रू, डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर. यह सही है कि सर्दियों के दिन में पक्षी जो हैं वो ज़्यादा मरते हैं. क्यों? इफ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पासेज, यदि वो प्रवासी पक्षी नहीं हैं. जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं सर्दियों के दिनों में हमारे यहाँ बहुत सारे दूसरे नए पक्षी आते हैं साइबेरिया से, गर्मी के दिनों में फिर वो लौट जाते हैं, तो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं. ठीक है, तो कहता है कि अगर पक्षी अगर नेचर के अनुसार अगर अपना स्थान अगर नहीं बदलते हैं तो बहुत सारे पक्षी जो हैं वो मर जाते हैं. बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोर्सेस दिस कैटास्ट्रॉफी और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर. लेकिन गर्मियों के दिनों में उनको इस विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है और उनको ये भी नहीं याद रहता है कि पिछले सर्दी में कितने पक्षी जो हैं वो मर गए हैं. With human beings the matter is otherwise. मनुष्यों के साथ बात जो है वो दूसरे तरह की है. I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period. कहते हैं कि मुझे शक है कि whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter, यानी वर्तमान सर्दी में पक्षियों के
भूख से मरने का जो प्रतिशत जो है वो इसी कारण से, किस कारण से, भूख से इंसानों के मरने के प्रतिशत से ज़्यादा है। इस पर मुझे शक है। कहाँ? इंडिया में और सेंट्रल यूरोप में, मध्य यूरोप में। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज preceded by a long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors। ठीक है, लेकिन भूख से मानव मृत्यु की प्रत्येक घटना के पूर्व बेचैनी का एक लंबा अंतराल रहा होगा। ठीक है, एंड सराउंडेड बाय द corresponding anxiety of neighbors, साथ में उस व्यक्ति को घेरे पड़ोसियों की बेचैनी भी रही होगी। We suffer not only the evils that actually befall us, but all those that our intelligence tells us we have reason to fear। ठीक है, हम अपने ऊपर आने वाली विपदा को ही केवल नहीं भुगतते, बल्कि अपनी मेधा शक्ति के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, जो हम अपने आवेगों को काबू में कर लेते हैं, उससे भौतिक विनाश से बचाव हो जाता है, पर चिंता और उदासी भी घेर लेती है। ठीक है, द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाय फॉर थॉट एवर्ट्स फिजिकल डिजास्टर। ठीक है, यानी पूर्वानुमान के कारण डिजास्टर, दैट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय। ठीक है, वही कहता है कि पूर्वानुमान के कारण जो हम अपने आवेगों को काबू में कर लेते हैं, उससे भौतिक विनाश से बचाव हो जाता है, पर चिंता और उदासी भी घेर लेती है। आई डू नॉट थिंक दैट द लर्नेड मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस, इवन व्हेन दे एंजॉय ए सिक्योर इनकम, are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables while the erudite gentlemen snooze। यानी कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं सोचता कि मेरे एक जान पहचान के, मेरे एक परिचित विद्वान आदमी जिनको एक सिक्योर इनकम है, उनको एक सुरक्षित, एक सिक्योर आय है, शायद वो अपने आय को पाकर उतना खुश होते हैं कि नहीं जितना खाने के टेबल पर, ठीक है, गिरा पड़ा खाना पाकर एक चूहा खुश होता है। इन दिस रेस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। इस मामले में हालांकि मैं किसी भी तरह से आश्वस्त नहीं हूं कि इंसान कोई भी विकास किया है, कोई भी प्रोग्रेस किया है, क्योंकि इंसान क्या है, चूहा खाने के टेबल पर गिरा पड़ा खाना पाकर एकदम खुश हो जाता है, और इंसान जितना पाता है उतना ही उसकी बेचैनी बढ़ती चली जाती है, और ज़्यादा बेचैन, और ज़्यादा पाने की जिप्सा उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तब आज का हो गया, इसको आप पढ़ लीजिए, और बाकी का नेक्स्ट क्लास में अगले दिन अब बाकी की बातें होंगी। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।